नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, बहुत बढ़िया। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग दिल्ली सल्तनत जैसे टॉपिक से अपनी क्लास को प्रारंभ कर रहे हैं। और दिल्ली सल्तनत में कितने राजवंशों का इतिहास आपको पढ़ना है, उनकी प्रशासन व्यवस्था को, उनके राजनीतिक सिस्टम को, ठीक है। और इसके साथ ही साथ जो है बहुत सारे महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जिन पर हम लोग परिचर्चा करेंगे। तो इस पर बात करने से पहले हम आपको बता दें कि आपको पता है कि 1194 1194 ईस्वी में मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच में जब चंदावर का युद्ध हुआ, तो चंदावर के युद्ध के बाद कन्नौज का भी क्षेत्र जो है मोहम्मद गोरी के नियंत्रण में आ गया। और उसके बाद आपको पता है कि मोहम्मद गोरी को अपने देश, अपने हमवतन वापस जाना पड़ा। तो जब मोहम्मद गोरी अपने देश, अपने हमवतन वापस गया, तो यहाँ की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वह अपने ही अधीनस्थ लोगों के सुपुर्द कर गया। उसके अपने जो अधीनस्थ थे, विशेष करके जो उसके अपने गुलाम थे, उनमें कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है, जो मोहम्मद गोरी के साथ कई महत्वपूर्ण युद्धों में भाग लिया था। हालांकि 1205 ईस्वी में खोखरों के विद्रोह को जो है समाप्त करने के लिए, सप्रेस करने के लिए मोहम्मद गोरी का एक बार पुनः भारत आगमन होता है और खोखरों के विद्रोह को समाप्त करके मोहम्मद गोरी 1206 ईस्वी में अपने वतन वापस जाता है और ऐसे में उसकी हत्या हो जाती है। मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद उसके साम्राज्य को, यानी कि गोर गजनी से लेकर के भारत तक के उसके क्षेत्र को जो है उसके अपने गुलाम सेनापतियों ने जो है बांट लिया। उसके 4 प्रमुख गुलाम सेनापति थे, जिनमें यलदूज, कुबाचा, बख्तियार खिलजी और कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम विशेष रूप से लिया जाता है। इसमें कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली और पंजाब के आसपास के क्षेत्र पर अपना नियंत्रण स्थापित किया और वहीं से दिल्ली सल्तनत का इतिहास प्रारंभ हो जाता है। दिल्ली सल्तनत में 5 प्रमुख राजवंशों ने शासन किया, जिनमें पहला राजवंश गुलाम वंश, उसके बाद खिलजी वंश, उसके बाद तुगलक वंश, उसके बाद शैयद वंश और अंततः लोदी वंश का शासन रहा। लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी को 1526 में 1526 ईस्वी में पानीपत के मैदान में जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर के द्वारा पराजय का सामना करना पड़ता है और साथ ही साथ रण के मैदान में उसकी मृत्यु हो जाती है। और वहीं से फिर दिल्ली सल्तनत का इतिहास समाप्त होता है और वहां से फिर मुगल काल का इतिहास प्रारंभ होता है। तो तकरीबन 1206 ईस्वी से लेकर के 1526 ईस्वी के मध्य, यानी कि लगभग 320 वर्षों का इतिहास जो है वह दिल्ली सल्तनत के रूप में देखा जाता है। दिल्ली सल्तनत में केंद्र बिंदु की अगर हम बात करें तो केंद्र बिंदु में दिल्ली ही है और फिर यहां से समूचे भारत में जो है धीरे धीरे विस्तार होता है और सल्तनत की शासन सत्ता स्थापित होती है। आने वाले टाइम में कई बार नवीन राज्यों का जो है प्रभुत्व भी स्वतंत्रता के रूप में दिखाई देता है और फिर जब सल्तनत में कोई महत्वपूर्ण शासक बैठता है तो पुनः उसका नियंत्रण स्थापित हो जाता है। तो इसी उतार चढ़ाव के इतिहास में हम दिल्ली सल्तनत को देखेंगे और दिल्ली सल्तनत की बात करेंगे। दिल्ली सल्तनत में जो पहला राजवंश है उसे गुलाम वंश के रूप में जाना जाता है और गुलाम वंश में कई राजवंशों के लोगों ने शासन किया, जिनको अभी हम आगे देखेंगे। अब इसे गुलाम वंश क्यों कहा जाता है और साथ ही साथ इसे ममलूक वंश भी कहा जाता है, जो दिल्ली सल्तनत का पहला राजवंश है। क्योंकि दिल्ली सल्तनत की जो स्थापना है वह कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई और कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का गुलाम था, तो इसीलिए इसे गुलाम वंश कहा गया। और सबसे बड़ी बात है कि इस गुलाम वंश में जितने भी महत्वपूर्ण शासक हुए, गुलाम वंश में जितने भी महत्वपूर्ण शासक हुए, प्रभावशाली हुए, वह किसी न किसी के गुलाम थे। जैसे आप यहां पर देखेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और गयासुद्दीन बलबन, ये गुलाम वंश के 3 ऐसे शासक हैं जो गुलाम वंश में सबसे महत्वपूर्ण स्थान पर अपने आप को साबित किए और तीनों गुलाम थे। जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का गुलाम, इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन का गुलाम, गयासुद्दीन बलबन जो है इल्तुतमिश का गुलाम। तो इन्हीं कारणों से इसे गुलाम वंश भी कहा जाता है। अच्छा, कुछ इतिहासकार इसे ममलूक वंश के रूप में भी जानते हैं। बेटा, ममलूक का मतलब होता है कि स्वतंत्र माता पिता से उत्पन्न पुत्र जो बाद में गुलाम हो गया हो, या ऐसा गुलाम जिसके माता पिता गुलाम ना हो। तो बेटा, कुतुबुद्दीन ऐबक के माता पिता गुलाम नहीं थे, इल्तुतमिश के माता पिता गुलाम नहीं थे, गयासुद्दीन बलबन के माता पिता गुलाम नहीं थे, ये लोग गुलाम थे। तो इसीलिए इन्हें ममलूक कहा गया, क्योंकि ममलूक का अर्थ ही होता है कि स्वतंत्र माता पिता से उत्पन्न पुत्र, ठीक है, जो गुलाम बन गया हो। तो इन्हीं कारण से इन्हें ममलूक वंश भी कहा जाता है। और चूंकि ये तुर्क थे, तो आप यहां पर देखेंगे हिंदुस्तान में तुर्क शासन सत्ता की स्थापना हो जाती है। तो दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526 ईस्वी तक लगभग 320 वर्षों तक इनका शासन है और इन्हीं शासन काल में हम 5 राजवंशों को देखेंगे। एक बार फिर मैं उनके बारे में बता दूं कि गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश।
तो इस तरह से इन 5 राजवंशों के इतिहास को हम देखेंगे। आइए एक चार्ट के माध्यम से यहां पर हम महत्वपूर्ण शासकों के बारे में देख लेते हैं कि कौन सा शासक किस राजवंश का है, और फिर उसके बाद जो है हम अपने क्लास को आगे बढ़ाते हैं। चलिए यहां आप देखिए, एक चार्ट आपको दिख रहा होगा, दिल्ली सल्तनत का। यहां पर बेटा आपको 5 राजवंश, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश, ठीक है। अब आप देखेंगे कि जो गुलाम वंश के लोग हैं ये इलवारी वंश के माने जाते हैं, इलवारी तुर्क माने जाते हैं। तो ये भी ध्यान रखना है, अगर इलवारी तुर्क की बात की जाए तो यानी कि गुलाम वंश के बारे में बात की जा रही है। गुलाम वंश में टोटल 11 शासक हुए, और दूसरी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि गुलाम वंश में कुल 3 राजवंश के लोगों ने शासन किया, एक कुतुबी वंश, एक शमशी वंश और एक बलबनी वंश। तो बेटा गुलाम वंश का पहला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था, उसके बाद आराम शाह शासक बनता है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक और आराम शाह तक के शासनकाल को कुतुबी वंश के नाम से जाना जा रहा है। इसके बाद इल्तुतमिश, रुकनुद्दीन फिरोज शाह, रजिया सुल्तान, मुइजुद्दीन बहराम शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह, यहां तक के शासनकाल को बेटा इतिहास में जो है शमशी वंश के रूप में जाना जाता है, ठीक है। इसके बाद नासरुद्दीन महमूद, गियासुद्दीन बलबन। अच्छा एक पॉइंट और आपको ध्यान देना है बेटा यहां पर कि गियासुद्दीन बलबन से आपको ध्यान देना है, गियासुद्दीन बलबन, क्योंकि नासरुद्दीन महमूद तक भी उसी में आएंगे। गियासुद्दीन बलबन, ठीक है, और मोइजुद्दीन कैकुबाद और क्यूमर्स, ये जो है बेटा आपके बलबनी वंश, यानी कि बलबन से बलबनी वंश और इल्तुतमिश से शमशी वंश और कुतुबुद्दीन ऐबक से जो है कुतुबी वंश। तो यहां पर आप देखेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक एक महत्वपूर्ण शासक है, ठीक है, कुतुबी वंश का। इसके बाद शमसुद्दीन इल्तुतमिश जो आपका बेटा शमशी वंश का है, ठीक है। फिर इसके बाद गियासुद्दीन बलबन जो बलबनी वंश का है। तो जो तीनों महत्वपूर्ण शासक हैं और इन्हीं के नाम पर इनके राजवंश का नाम भी आप देख पा रहे हैं कि पड़ा हुआ है, तो ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो वैसे इन्हें गुलाम वंश भी कहते हैं, इलवारी तुर्क वंश भी कहते हैं, इन्हें ममलूक भी कहा जाता है, जिसका अर्थ मैंने आपको पहले बताया। और साथ ही साथ इस गुलाम वंश में 3 जो है राजवंशों के लोगों ने शासन किया, और तीनों का नाम यहां पर दिया हुआ है, कुतुबी वंश, शमशी वंश और बलबनी वंश। तो देखेंगे आप कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह यहां पर हो गए, इल्तुतमिश, रुकनुद्दीन, रजिया सुल्तान, मुइजुद्दीन, ठीक है, अलाउद्दीन मसूद शाह और नासरुद्दीन महमूद, ठीक है, ये आप यहां पर देख पा रहे हैं शमशी वंश में। और गियासुद्दीन बलबन, मोइजुद्दीन कैकुबाद और क्यूमर्स जो बेटा आप देखेंगे बलबनी वंश में। कई बार ये भी प्रश्न आता है कि इल्तुतमिश किस राजवंश का था, तो बेटा इल्तुतमिश आपका शमशी वंश का हो जाएगा, ठीक है। गियासुद्दीन बलबन किस राजवंश का है, तो बेटा यहां पर बलबनी वंश हो जाएगा, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक किस राजवंश का है, तो जो है कुतुबी वंश हो जाएगा। इसके बाद खिलजी वंश का शासनकाल शुरू होता है। खिलजी वंश में 5 शासकों ने शासन किया, ठीक है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, शहाबुद्दीन उमर, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी और नासरुद्दीन खुसरो शाह खां का भी नाम आता है। इसके बाद तुगलक वंश में आप देखेंगे 9 शासकों ने शासन किया, गियासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, गियासुद्दीन तुगलक शाह, ठीक है, अबू बकर, मोहम्मद शाह, अलाउद्दीन सिकंदर शाह। फिर इसके बाद 2 स्वतंत्र शासक होते हैं, नासरुद्दीन महमूद और नुसरत शाह, ठीक। सैयद वंश में खिज्र खां, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह और अलाउद्दीन आलम शाह। और लोदी वंश में आप देखेंगे बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी। लेकिन इसके बाद अगर मैं आपसे कहूं तो आप इस बात को समझने का प्रयास करेंगे कि इसमें से 4 से 5 शासक ऐसे हैं जिनके बारे में बेटा आपको गंभीरता से पढ़ना होता है, बाकी से प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं बनते हैं। जैसे मैं यहां पर बात करता हूं आपसे, गुलाम वंश में बेटा कुतुबुद्दीन ऐबक को, शमशी वंश में बेटा इल्तुतमिश को आपको विशेष रूप से ध्यान देना है, बलबनी वंश में बेटा गियासुद्दीन बलबन को आपको ध्यान देना है, खिलजी वंश में आपको अलाउद्दीन खिलजी को ध्यान देना है, तुगलक वंश में बेटा मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, ये विशेष रूप से उल्लेखनीय है। सैयद वंश में वैसे तो प्रश्न न के बराबर बनता है, बस थोड़ा सा आप यहां ध्यान देंगे। और लोदी वंश में इन तीनों को कुछ एक पॉइंट पर ध्यान देंगे। तो आप विशेष करके देखेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, गियासुद्दीन बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, इसके साथ छोटा छोटा सा पॉइंट्स बनेगा मुबारक शाह और मोहम्मद शाह में सैयद वंश के, और लोदी वंश में बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स बनेंगे जिनको पॉइंट आउट करना है। तो यहां पर ये सारे शासक हैं। परीक्षा में क्वेश्चंस यहां से अब मतलब बहुत कम बनते हैं, क्योंकि अधिकतर आप देखेंगे सल्तनत कालीन प्रशासन व्यवस्था, ठीक है, सल्तनत कालीन स्थापत्य कला,
ठीक है, साहित्य, इन सबसे प्रश्न बनेंगे। ठीक ऐसे मुगल काल में भी आपको देखने को मिलेगा। तो राजनीतिक इतिहास से क्वेश्चंस बहुत कम बनते हैं, फिर भी मेरा मानना है कि अगर एक दो क्वेश्चंस बन रहा है तो उसको आपको इग्नोर नहीं करना है। तो आइए इन सब के बारे में हम जो है एक एक करके बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आज बेटा गुलाम वंश की बात करेंगे, और फिर उसके बाद अगर समय रहता है तो हम लोग खिलजी वंश की भी बात करेंगे। तो गुलाम वंश में हम लोग जो है इन शासकों के बारे में विशेष रूप से इंपॉर्टेंस महत्वपूर्ण क्वेश्चन से परिचर्चा करेंगे, और खिलजी वंश में जो है हम महत्वपूर्ण बातों पर परिचर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे की बात करते हैं। दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 ईस्वी में की गई। दिल्ली सल्तनत की स्थापना भारतीय इतिहास में एक युगांतकारी घटना है। शासन का यह नवीन स्वरूप भारत की पूर्ववर्ती राज व्यवस्थाओं से भिन्न था। जाहिर सी बात है कि इससे पूर्ववर्ती जो राज व्यवस्था थी वह राजपूतों की राज व्यवस्था थी, ठीक है, क्षत्रियों की राज व्यवस्था थी। लेकिन अब आप देखेंगे इस्लाम के आने के बाद एक नई व्यवस्था की शुरुआत हो रही है। ठीक है, इस काल के शासक एक ऐसे धर्म के अनुयायी थे जो जनसाधारण से भिन्न था। शासकों द्वारा सत्ता के अभूतपूर्व केंद्रीकरण और कृषक वर्ग के शोषण का भारतीय इतिहास में कोई और उदाहरण नहीं मिलता। अभूतपूर्व केंद्रीकरण का मतलब बेटा कि लगभग सारे नियम, कानून, शासन, प्रशासन, सत्ता सब एक सेंटर पॉइंट से निर्धारित होती थी। सब जो है केंद्र से ही जो है सबका निर्धारण किया जाता था। ठीक है, दिल्ली सल्तनत का काल 1206 ईस्वी से प्रारंभ होकर के 1526 ईस्वी तक रहा। 320 वर्षों के इस लंबे काल में भारत में मुस्लिमों का शासन व्याप्त रहा। ठीक है, अब आइए हम लोग दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत पहले राजवंश की जो बात करते हैं उसे मामलुक अथवा गुलाम वंश के रूप में जाना जाता है। अब मामलुक या गुलाम वंश क्या है इसके बारे में आप लोगों ने देखा। आइए अब यहां पर कहानी को शुरू करते हैं। 1206 से 1290 ईस्वी तक के मध्य दिल्ली सल्तनत पर जिन तुर्क शासकों द्वारा शासन किया गया उन्हें गुलाम वंश, ठीक है, का शासक माना जाता है। तो गुलाम वंश आप देखेंगे 1206 ईस्वी से लेकर के 1290 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत में शासन किया। और गुलाम वंश के अंतर्गत आप देखेंगे जो पहला शासक है वह है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक तुर्क जनजाति का था। ऐबक एक तुर्की शब्द है जिसका अर्थ होता है चंद्रमा का देवता। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है और आपके एग्जाम में ये पूछा जाता है, चंद्रमा का देवता। कुतुबुद्दीन का जन्म तुर्किस्तान में हुआ था। बचपन में ही वह अपने परिवार से बिछड़ गया और उसे जो है व्यापारी द्वारा निशापुर के बाजार में लाया गया, जहां काजी फखरुद्दीन अजीज कूफी जो इमाम अबू हनीफ के वंशज थे ने खरीदा इसे। काजी ने अपने पुत्र की भांति ऐबक की परवरिश की तथा उसके लिए धनुर्विद्या और घुड़सवारी की सुविधाएं उपलब्ध कराईं। कुतुबुद्दीन ऐबक बाल्यकाल से ही प्रतिभा का धनी था। उसने शीघ्र ही सभी कलाओं में कुशलता प्राप्त कर ली। उसने अन्यत्र सुरीले स्वर में कुरान पढ़ना सीखा। ये कुरान को बड़े सुरीले स्वर में पढ़ता था, इसीलिए उसे कुरान खां या कुरान का पाठ करने वाला के नाम से जाना गया और प्रसिद्ध हो गया। कुछ समय बाद काजी की मृत्यु हो गई और उसके पुत्रों ने उसे एक व्यापारी के हाथों में बेच दिया। ठीक, चलिए व्यापारी उसे गजनी ले गया जहां उसे मोहम्मद गोरी ने खरीद लिया। ठीक है, गजनी के बाजार में इसे मोहम्मद गोरी ने खरीद लिया और यहीं से उसके जीवनचर्या का एक नया अध्याय आरंभ हुआ जिसने अंत में उसे दिल्ली के सिंहासन पर बैठा दिया। अपनी ईमानदारी, बुद्धिमानी और स्वामी भक्ति के बल पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने मोहम्मद गोरी का विश्वास प्राप्त कर लिया। गोरी उसके समस्त प्रशंसनीय गुणों से प्रभावित होकर अमीर ए आखुर, ठीक है, अस्तबलों का प्रधान, ठीक है, अस्तबलों का यानी कि घोड़े जहां पर बांधे जाते थे वहां का प्रधान नियुक्त होता है। इसे हम अमीर ए आखुर कहते हैं। अमीर ए आखुर, इसको थोड़ा सा पॉइंट आउट करना आपको, जो उस समय एक महत्वपूर्ण पद था। इस पद पर रहते हुए ऐबक ने गोर, बामियान और गजनी के युद्धों में सुल्तान की सेवा की। 1192 ईस्वी में ऐबक ने तराइन के द्वितीय युद्ध में, जो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के मध्य हुआ था बेटा, तराइन के द्वितीय युद्ध में कुशलता पूर्वक भाग लिया। तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद मोहम्मद गोरी ने ऐबक को भारतीय प्रदेशों का सूबेदार नियुक्त कर दिया। गोरी के वापस जाने के बाद ऐबक ने अजमेर, मेरठ आदि स्थानों के विद्रोह को दबाया। 1194 में मोहम्मद गोरी और कन्नौज के शासक जयचंद
के बीच जो युद्ध हुआ था, चंदावर का युद्ध, जिसके बारे में हमने आपसे बात की थी, के बीच हुए युद्ध में ऐबक ने अपने स्वामी की ओर से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और 1197 ईस्वी में ऐबक ने गुजरात की राजधानी अनहिलवाड़ को लूटा तथा वहां के शासक भीमदेव को दंडित किया। अभी इसकी जीवन लीला प्रारंभ हो रही है और अभी इसकी कृत्य आप देख रहे हैं यहां पर। आगे की कहानी कुतुबुद्दीन ऐबक की। 1202 ईस्वी में उसने बुंदेलखंड के राजा परमार्दी देव को परास्त किया तथा कालिंजर, महोबा और खजुराहो पर अधिकार कर लिया। 1205 ईस्वी में उसने खोखर के विरुद्ध मोहम्मद गोरी का हाथ बटाया था, जब मोहम्मद गोरी खोखरों के विद्रोह को सप्रेस करने के लिए आया था। इस प्रकार ऐबक ने मोहम्मद गोरी के सैनिक योजनाओं को एक मूर्त रूप दिया, इसलिए भारतीय तुर्क अधिकारियों ने उसे अपना प्रधान स्वीकार किया। मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद चूंकि उसका कोई अपना पुत्र नहीं था, इसलिए लाहौर की जनता ने मोहम्मद गोरी के प्रतिनिधि कुतुबुद्दीन जो ऐबक को लाहौर प्रशासन करने का निमंत्रण दे दिया। ऐबक ने लाहौर पहुंचकर जून 1206 ईस्वी में अपना राज्याभिषेक करवाया। तो राज्याभिषेक कहां करवाया था भाई? इसने 1206 ईस्वी में लाहौर में करवाया। सिंहासनारूढ़ होने के समय ऐबक ने अपने को मलिक एवं सिपह सालार, ठीक है बेटा, मलिक एवं सिपह सालार की पदवी से संतुष्ट रखा। इसने कभी भी सुल्तान की उपाधि नहीं धारण की, इस चीज को ध्यान रखना है। मलिक एवं सिपह सालार की पदवी से संतुष्ट रखा। उसने अपने नाम से ना तो कोई सिक्का जारी करवाया और न कभी खुतबा पढ़वाया। कुछ समय बाद मोहम्मद गोरी के उत्तराधिकारी गयासुद्दीन ने, ठीक है, जो मोहम्मद गोरी का उत्तराधिकारी था गयासुद्दीन ने ऐबक को सुल्तान स्वीकार कर लिया। ऐबक को 1208 ईस्वी में दासता से मुक्ति मिल चुकी। ऐबक मोहम्मद गोरी का दास था, तो मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद जब उसका अपना कोई एक उत्तराधिकारी शासक बना तो उसने क्या किया, जो है यहां पर मोहम्मद कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है कहा कि आप दासता से मुक्त हैं। तो कई बार ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक दासता से मुक्त कब होता है? तो 1208 ईस्वी में दासता से मुक्त होता है। सिंहासन पर बैठने के समय ऐबक को मोहम्मद गोरी के अन्य उत्तराधिकारी और भी थे, आपको पता है ना कि जो है गयासुद्दीन मोहम्मद, ताजुद्दीन यल्दौज, नासरुद्दीन कुबाचा, इन सबके विद्रोहों का सामना करना पड़ा। इन विद्रोहियों को शांत करने के लिए ऐबक ने वैवाहिक संबंध को अपना आधार बनाया। ऐबक बड़ा दूर दृष्टिकोण का था। आप एंशिएंट इंडिया में भी देखे होंगे, कई बार शासकों के द्वारा क्या होता है कि वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिए जाते हैं, ठीक है, जिससे क्या होता है कि रिलेशन अच्छा होता है तो फिर उनका जो है आक्रमण करने का भय समाप्त हो जाता है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने भी यही कार्य किया, ठीक है। और आप देखेंगे कि वैवाहिक संबंधों को आधार बनाया। उसने ताजुद्दीन यल्दौज, गजनी का जो शासक था, की पुत्री से अपना विवाह, ठीक है, किया। इसके बाद नासरुद्दीन कुबाचा जो मुल्तान एवं सिंध का शासक था, ठीक है, से अपनी बहन का विवाह किया तथा इल्तुतमिश से जो है अपनी पुत्री का विवाह किया। इन वैवाहिक संबंधों के कारण यल्दौज तथा कुबाचा की ओर से विद्रोह का खतरा कम हो गया। कालांतर में गोरी के उत्तराधिकारी गयासुद्दीन ने ऐबक को सुल्तान के रूप में स्वीकार करते हुए 1208 ईस्वी में जो वही दास्ता से मुक्त किया था, सिंहासन, छत्र, राजकीय पताका एवं नक्कारा भेंट किया। इस तरह ऐबक एक स्वतंत्र शासक के रूप में तुर्की राज्य का संस्थापक बनता है। ऐबक की भारत में राजनीतिक उपलब्धि के विषय में सिर्फ इतना ही कहा जा सकता है कि उसने नए प्रदेश जीतने की अपेक्षा जीते हुए प्रदेश की सुरक्षा की ओर विशेष ध्यान दिया। ये नए प्रदेश को जीतने की बजाय जो प्रदेश जीता हुआ था, जो विजित प्रदेश था, उसको सुरक्षित रखना अपना कर्तव्य समझा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स यहां पर आपने देखा जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसका बेटा और भी कई सारी बातें हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। ऐबक ने अपनी उदारता एवं दानी प्रवृत्ति के कारण, ठीक है, लाख बख्श कहा गया। ये लाखों का दान करता था, इसीलिए इसे जो है लाख बख्श कहा जाता है। फरिश्ता के अनुसार, फरिश्ता एक इतिहासकार हैं, फरिश्ता के अनुसार उस समय केवल किसी दानशील व्यक्ति को ही ऐबक की उपाधि दी जाती थी, यानी कि जो दानशील व्यक्ति होता था उसी को ही ऐबक की उपाधि दी जाती थी। साहित्य एवं स्थापत्य कला में भी ऐबक की दिलचस्पी थी। उसके दरबार में विद्वान हसन निजामी एवं फक्र ए मुदब्बिर को संरक्षण प्राप्त था। तो हसन निजामी एवं फक्र मुदब्बिर को संरक्षण प्राप्त था। हसन निजामी ने ताजुल माशिर की रचना की। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा, जो संस्कृत विद्यालय था पहले, उसकी जगह पर 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण करवाया। इसके साथ ही साथ बेटा जो कुतुब मीनार है दिल्ली में, दिल्ली के मेहरौली में,
ठीक है। तो कुतुब मीनार की नींव भी जो है आप देखेंगे कि कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा रखी गई, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को प्रारंभ कराया था वो एक सूफी संत थे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, जो इनके गुरु भी थे। तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की जो है याद में इन्होंने जो है आप देखेंगे कि कुतुब मीनार की नींव रखी, जो आपको यहां पर लिखा भी देखने को मिल जाएगा। कुतुब मीनार जिसे शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में बनवाया गया, ठीक है, के निर्माण कार्य को प्रारंभ करवाने का श्रेय कुतुबुद्दीन ऐबक को जाता है। एक मान्यता के अनुसार कहा जाता है कि ऐबक के शासनकाल में बकरी और शेर एक ही घाट पर पानी पीते थे। ये भी कई बार स्टेटमेंट आता है कि किसके शासनकाल में बकरी और शेर एक ही घाट पर पानी पीते थे, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल में। और यहां पर बेटा एक बात और था जिसको मैंने भी रोक दिया, हालांकि आगे चलकर देखेंगे। कुतुब मीनार का जो निर्माण कार्य रहा इसको कंप्लीट करवाया गया इल्तुतमिश के द्वारा, ठीक है। तो कई बार पूछा जाता है कि कुतुब मीनार प्रारंभ करवाया गया तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, किसकी याद में? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में। इसके निर्माण कार्य को कंप्लीट किसके द्वारा करवाया गया? तो इल्तुतमिश के द्वारा। आगे चलकर ये क्षतिग्रस्त हो जाता है तो फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में फिर से उसको जो है मेंटेन कराया जाता है। तो वर्तमान समय का जो कुतुब मीनार दिखता है वो फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल के दौरान मेंटेन कराया गया, लेकिन वैसे जो कुतुब मीनार अपने पूर्ण रूप में जो आया अस्तित्व में वो इल्तुतमिश के समय में आया था, ठीक है। तो आगे देखेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में कि अपने शासन के 4 वर्ष बाद 1210 ईस्वी में लाहौर में चौगान यानी कि पोलो खेलते समय घोड़े से गिरने के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई। कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा लाहौर में है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, इसको आपने देखा। चलिए आगे की बात करते हैं। इसके बाद अगला शासक इल्तुतमिश, जो महत्वपूर्ण, हालांकि कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आराम शाह शासक बनता है, लेकिन कई सारे लोगों के बीच में संदेह है कि आराम शाह इसका पुत्र है कि नहीं है, लेकिन चूंकि वहां से कोई क्वेश्चंस बनता नहीं इसलिए हम आगे देखेंगे। अब इल्तुतमिश 1210 ईस्वी से लेकर के 1236 ईस्वी तक का शासनकाल जो इल्तुतमिश का था, ठीक है। इल्तुतमिश इलबारी तुर्क का था। खोखरों के विरुद्ध इल्तुतमिश की कार्यकुशलता से प्रभावित होकर जब मोहम्मद गोरी खोखरों के विद्रोह को सप्रेस करने के लिए आया था तो उस समय आप देखेंगे कि इल्तुतमिश उसके साथ लड़ा था। तो इल्तुतमिश की कार्यकुशलता से प्रभावित होकर मोहम्मद गोरी ने उसे अमीरुल उमरा नामक महत्वपूर्ण पद दिया। अकस्मात मृत्यु के कारण ऐबक अपने किसी उत्तराधिकारी का, अच्छा जब अब ऐबक की जब मृत्यु हो जाती है, चूंकि ये तो पद इसको दे दिया गया था, लेकिन आप देखेंगे कि हम बात इल्तुतमिश की कर रहे हैं, लेकिन उधर एक सेंटेंस यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि अकस्मात मृत्यु के कारण ऐबक अपने किसी उत्तराधिकारी का चुनाव नहीं कर सका था। तो अतः लाहौर के तुर्क अधिकारियों ने ऐबक के विवादित पुत्र आराम शाह, इसे इतिहासकार नहीं मानते हैं, को लाहौर की गद्दी पर बैठाया। लेकिन आराम शाह अयोग्य था, वो आराम ही करना जानता था, ठीक है। तो आराम शाह को लाहौर की गद्दी पर बैठाया, परंतु दिल्ली के तुर्क सरदारों एवं नागरिकों के विरोध के फलस्वरूप ऐबक के दामाद इल्तुतमिश, जो उस समय बदायूं का सूबेदार था, को दिल्ली आमंत्रित कर राज सिंहासन पर बैठाया गया। आराम शाह एवं इल्तुतमिश के बीच दिल्ली के निकट जूंद में संघर्ष हुआ, जिसमें आराम शाह को बंदी बनाकर हत्या कर दी गई, और इस तरह ऐबक वंश के बाद इलवरी वंश का शासन प्रारंभ हो जाता है। सुल्तान का पद प्राप्त करने के बाद इल्तुतमिश ने सर्वप्रथम कुतुबी अर्थात कुतुबुद्दीन के समय के सरदार तथा मुइज्जी अर्थात गोरी के समय के सरदारों के विद्रोह का दमन किया। ये कुतुबुद्दीन के समय के सरदार थे और मुइज्जी जो गोरी के समय के सरदार थे कि विद्रोहों का दमन किया। इल्तुतमिश ने इन विद्रोही सरदारों पर विश्वास न करते हुए अपने 40 गुलाम सरदारों का एक संगठन बनाया। ये बेटा बड़ा महत्वपूर्ण है, ठीक है, जिसे तुर्कान ए चिहलगानी का नाम दिया गया। इस संगठन को जो है चिहलगान भी कहा गया। तो इसने क्या किया, 40 गुलाम अमीर तुर्कों का एक ग्रुप बनाया और उन्हीं 40 अमीर तुर्कों को जो है तुर्कान ए चिहलगानी कहा गया, जिसके द्वारा ये शासन व्यवस्था में कार्य करता था। हालांकि आगे चलकर के यही जो तुर्कान चहलगानी थे, इनका जो है केंद्र पर नियंत्रण स्थापित हो जाता है और कहीं न कहीं इसका खामियाजा आप देखेंगे आगे चलकर के शासक भुगतेंगे, क्योंकि ये फिर ये किंग मेकर बन जाते हैं, जिसको चाहेंगे उसको शासक बनाने का प्रयास करते हैं। इनका इतना इंटरफेयर जो है शासन सत्ता में हो जाता है। पर जो भी है, कई बार प्रश्न बनता है कि तुर्कान चिहलगानी या तुर्कान चहलगानी या ग्रुप चालीसा, इसे ग्रुप चालीसा भी कहते हैं बेटा। ग्रुप चालीसा का गठन किसने किया था? तो आप देखेंगे कि इल्तुतमिश ने किया था। 1215 से 1217 ईस्वी के बीच इल्तुतमिश को अपने दो प्रबल प्रतिद्वंदी यल्दौज और कुबाचा से संघर्ष करना पड़ा।
1215 ईस्वी में इल्तुतमिश ने एल्दौश को तराइन के मैदान में पराजित किया। 1217 ईस्वी में इल्तुतमिश ने कुबाचा से लाहौर छीन लिया। 1228 ईस्वी में उच्च पर अधिकार कर कुबाचा से बिना शर्त आत्मसमर्पण के लिए कहा। अंत में निराश कुबाचा ने सिंधु नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली। इस तरह इन दोनों प्रबल विरोधियों का अंत हुआ। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां के भय से भयभीत होकर ख्वारिज्म का शाह का पुत्र जलालुद्दीन मकबरनी वहां से भागकर पंजाब की ओर आ गया। बेटा इस घटना के बारे में थोड़ा सा आपको डिटेल बताऊंगा, आप यहां पर इस बात को पहले देखिए। दरअसल जिस समय इल्तुतमिश का शासन काल चल रहा था हिंदुस्तान में, उस समय आप देखेंगे कि मंगोलिया वगैरह के आसपास के क्षेत्रों में, विशेष करके मध्य एशिया के आसपास के क्षेत्रों में चंगेज खां का बोलबाला था। चंगेज खां के बारे में कहा जाता है कि चंगेज खां के जैसा विशाल साम्राज्य किसी का भी नहीं बन पाया। और बेटा चंगेज खां के बारे में भी कहा जाता है कि चंगेज खां 50 वर्ष के बाद साम्राज्य विस्तार की तरफ आगे बढ़ता है। उसके नाम से लोग कांपते थे। उसके बारे में एक कहानी है कि कहा जाता है चंगेज खां की वाइफ एक बार गायब हो गई और अपनी पत्नी को ढूंढने के लिए चंगेज खां निकला, और कहा जाता है कि वह जो है जब अपनी पत्नी को नहीं प्राप्त कर सका तो इतना क्रोधित, इतना नाराज रहा कि किसी की भी पत्नी को जब देखता था, और तो जो है इस परंपरा में आप देखेंगे इस्लाम जगत में बुर्का पहनने की एक परंपरा है, और फिर उसके बाद हटा करके भी चेहरे को देखता था, और कहा जाता था कि ऐसे में अगर किसी के द्वारा विरोध किया जाता तो उसकी हत्या भी कर देता था ये। और चंगेज खां इतना निर्दयी हो गया, इतना निर्दयी हो गया, कहा जाता है कि इसके बाद धीरे धीरे उस साम्राज्य विस्तार की तरफ आगे बढ़ता है और पूरे एशिया के, मध्य एशिया के आसपास के क्षेत्रों को अपने नियंत्रण में स्थापित करता है। सबसे अधिक अगर साम्राज्य विस्तार किसी का देखा गया तो बेटा चंगेज खां का। चंगेज खां से लोग खौफ खाते थे। तो हुआ क्या कि जो है आप देखेंगे कि ख्वारिज्म का जो शाह था उसका पुत्र जलालुद्दीन मकबरनी, ठीक है, उसका चंगेज खां से रिलेशन खराब हो गया। अब जलालुद्दीन मकबरनी वहां से भागता है, चंगेज खां उसका पीछा करता है। तो जलालुद्दीन मकबरनी जब पंजाब की तरफ आता है तो वह इल्तुतमिश से सहायता की मांग करता है। और आप यहां देखेंगे इल्तुतमिश पहले सोचता है कि उसकी सहायता करूं, लेकिन फिर उसको लगता है कि यार चंगेज खां तो फिर पूरे सल्तनत को ध्वस्त कर डालेगा। तो जलालुद्दीन मकबरनी है, इसकी सहायता करने से जो है मना कर देता है, और इस तरह से आप देखेंगे कि चंगेज खां का जो आक्रमण का भय बना वो समाप्त हो जाता है। तो इस तरीके से दूर दृष्टिकोण का परिचय वो देता है। तो मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां के भय से भयभीत होकर ख्वारिज्म शाह का पुत्र जलालुद्दीन मकबरनी वहां से भागकर पंजाब की ओर आ गया। चंगेज खां उसका पीछा करता हुआ लगभग 1220 से 21 ईस्वी में सिंधु तक आ गया। उसने इल्तुतमिश को संदेश दिया कि वह मकबरनी की मदद ना करे। यह संदेश लेकर चंगेज खां का दूत इल्तुतमिश के दरबार में आया। इल्तुतमिश ने मंगोल जैसे शक्तिशाली आक्रमणकारी से बचने के लिए मकबरनी की कोई भी सहायता नहीं की। मंगोल आक्रमण का भय 1228 ईस्वी में मकबरनी के भारत से वापस जाने पर टल गया। ठीक है, आइए बेटा आगे की लाइन देखते हैं कि क्या है। फरवरी 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा ने इल्तुतमिश की पुष्टि उन सारे क्षेत्रों में कर दी जो उसने जीते थे। साथ ही खलीफा ने उसे सुल्तान ए आजम, ठीक है, जो बगदाद का खलीफा था उसने सुल्तान ए आजम, ठीक है, उसने सुल्तान ए आजम यानी कि महान शासक की उपाधि भी प्रदान की। प्रमाण पत्र प्राप्त होने के बाद इल्तुतमिश वैद्य सुल्तान एवं दिल्ली सल्तनत एक वैध स्वतंत्र राज्य बन गया। यानी कि जब खलीफा ने उसे सुल्तान ए आजम की उपाधि दी तो दिल्ली सल्तनत भी एक स्वतंत्र राज्य बना और ये वैध सुल्तान बना। इसीलिए कहा जाता है इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था। संस्थापक तो कुतुबुद्दीन ऐबक था, लेकिन वास्तविक संस्थापक, रियल फाउंडर जो बेटा वह जो है आप देखेंगे इल्तुतमिश को माना जाता है। इसी स्वीकृति से इल्तुतमिश को सुल्तान के पद को वंशानुगत बनाने और दिल्ली के सिंहासन पर अपनी संतानों के अधिकार को सुरक्षित करने में सहायता मिली। खिलत मिलने के बाद इल्तुतमिश ने नासिर अमीर उल मोमिनीन की उपाधि ग्रहण की। बयाना पर आक्रमण करने के लिए जाते समय मार्ग में इल्तुतमिश बीमार हो गया और अंततः 1236 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। इल्तुतमिश प्रथम सुल्तान था जिसने दोआब के आर्थिक महत्व को समझा। दोआब यानी कि गंगा यमुना का जो क्षेत्र है, और उसमें सुधार किया। इल्तुतमिश प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने शासन व्यवस्था में सुधार करने का प्रयास किया। इल्तुतमिश पहला तुर्क सुल्तान था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलवाए। कई बार यह भी प्रश्न आता है शुद्ध अरबी सिक्के किसने चलवाए, तो इल्तुतमिश ने चलवाए। उसने सल्तनत कालीन 2 महत्वपूर्ण सिक्के, चांदी का टंका, ठीक है, जो 175 ग्रेन का तथा तांबे का जीतल चलवाया। इल्तुतमिश ने सिक्कों पर टकसाल के नाम अंकित करवाने की परंपरा आरंभ किया।
ठीक है, तो टकसाल पर सिक्कों के मतलब सिक्कों पर किस टकसाल का सिक्का बना हुआ उसके नाम का अंकन कराने वाला पहला सुल्तान था। सिक्कों पर इल्तुतमिश ने अपना उल्लेख खलीफा का प्रतिनिधि के रूप में किया। ठीक है, ग्वालियर विजय के बाद इल्तुतमिश ने अपने सिक्कों पर कुछ गौरवपूर्ण शब्दों को अंकित करवाया। जब ये ग्वालियर विजय करता है तो उसके बाद अपने सिक्कों पर कुछ गौरवपूर्ण शब्द अंकित करवाता है, जैसे शक्तिशाली सुल्तान, साम्राज्य धर्म का सूर्य, धर्मनिष्ठों के नायक के सहायक। ठीक है, इल्तुतमिश ने इक्ता व्यवस्था का प्रचलन किया। बेटा इक्ता व्यवस्था मतलब वही है कि जैसे एक भूभाग आपको दे दिया जाता है और जिससे राजस्व जो होता है, राजस्व अधिकारी आप उस भूभाग के आप होते हैं। ठीक है, और अपनी राजधानी को लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित किया। इल्तुतमिश की न्यायप्रियता का वर्णन करते हुए इब्न बतूता ने लिखा कि सुल्तान ने अपने महल के सामने संगमरमर की 2 शेरों की मूर्तियां स्थापित करवाईं, जिनके गले में घंटियां लगी थी, जिसको कोई भी व्यक्ति बजाकर न्याय की मांग कर सकता था। डॉक्टर आरपी त्रिपाठी के अनुसार भारत में मुस्लिम संप्रभुता का इतिहास इल्तुतमिश से आरंभ होता है। ठीक है, तो इल्तुतमिश से जो है आरंभ होता है। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने क्या कहा, इल्तुतमिश निसंदेह गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक था। यही बात आपसे पूछा जाता है कि किसके अकॉर्डिंग जो है ये माना जाता है कि इल्तुतमिश जो है गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक था, तो बेटा डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद के अनुसार। स्थापत्य कला के अंतर्गत इल्तुतमिश ने कुतुबुद्दीन के निर्माण कार्य को पूरा करवाया, वही जो कुतुब मीनार था। भारत में संभवतः पहला मकबरा निर्मित करवाने का श्रेय भी इल्तुतमिश को ही जाता है। इल्तुतमिश का मकबरा दिल्ली में स्थित है। चलिए आगे की बात करते हैं। सुल्तान रुकनुद्दीन फिरोज। सुल्तान रुकनुद्दीन फिरोज इल्तुतमिश का ही पुत्र था, लेकिन अपने शासनकाल के दौरान ही इल्तुतमिश ने अपनी पुत्री रजिया को अपना उत्तराधिकारी बनाया था। जो रुकनुद्दीन फिरोज था वो सुल्तान की दूसरी पत्नी का बेटा था और रजिया दूसरी पत्नी की बेटी थी। तो इल्तुतमिश ने अपनी पुत्री रजिया को अपना उत्तराधिकारी बनाया था। ठीक है, रजिया को अपना उत्तराधिकारी बनाया, पर उसकी मृत्यु के सुल्तान की मृत्यु के बाद उसके बड़े पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज को दिल्ली की गद्दी पर बैठाया गया। ठीक है, तो रुकनुद्दीन फिरोज दिल्ली की गद्दी पर बैठा। सुल्तान बनने से पहले वह बदायूं और लाहौर की सरकार का प्रबंध संभाल चुका था रुकनुद्दीन फिरोज। हालांकि वह विलासी प्रवृत्ति का था, तो विलासी प्रवृत्ति का होने के कारण शासन के कार्यों में रुचि नहीं लेता था, इसीलिए उसे विलास प्रेमी जीव कहा गया। वस्तु शासन की बागडोर उसकी मां शाह तुर्कान के हाथों में थी। ये जो शाह तुर्कान थी, कहा जाता है कि रुकनुद्दीन जब शासक था, जब सुल्तान था, तो उसमें शासन सत्ता की जो है बागडोर उसकी माता शाह तुर्कान के हाथों में थी। तो कई बार ये भी प्रश्न बेटा आपके एग्जाम में बनता है कि शासन सत्ता की बागडोर किसके हाथ में, तो शासन सत्ता की बागडोर शाह तुर्कान के हाथ में थी। ठीक है, जो मूलतः एक तुर्की दासी थी। फिरोज एवं उसकी मां शाह तुर्कान के अत्याचारों से चारों तरफ विद्रोह फूट पड़ा और ये बहुत वाहियात किस्म की महिला थी। ठीक है, इसका आतंक चारों तरफ फैला रहता था। विद्रोह को दबाने के लिए, अच्छा फिरोज क्या होता है कि जब विद्रोह होना शुरू होता है तो विद्रोह को दबाने के लिए फिरोज दिल्ली से बाहर जाता है। तो विद्रोह को दबाने के लिए जैसे ही फिरोज राजधानी से बाहर गया, रजिया ने लाल वस्त्र धारण कर, ठीक है, लाल वस्त्र पहनकर ही न्याय की मांग की जाती थी, तो रजिया ने लाल वस्त्र धारण कर जो है आप देखेंगे कि जनता के सामने उपस्थित होकर शाह तुर्कान के विरुद्ध सहायता मांगी। जनता ने उत्साह के साथ रजिया को जो है फिरोज के दिल्ली में घुसने के पूर्व ही जो है आप देखेंगे दिल्ली के तख्त पर बैठा दिया। ठीक है, और रुकनुद्दीन फिरोज को कैद कर उसकी हत्या कर दी और इस तरह से आप देखेंगे रजिया जो है वह सुल्तान बन जाती है। अब आइए रजिया सुल्तान की बात करते हैं। रजिया सुल्तान 1236 से 1240 ईस्वी का शासनकाल। ठीक है, अपने कार्यकाल में ही इल्तुतमिश ने रजिया को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था अतः सिक्कों पर उसका नाम अंकित करवाया। ठीक है, रजिया सुल्तान दिल्ली जनता तथा अमीरों के सहयोग से राज्य सिंहासन पर बैठी और चूंकि रजिया को सुल्तान बनाने का अधिकार सिर्फ दिल्ली के अमीरों से मिला, इसलिए अन्य तुर्क जो अमीर थे वह रजिया के प्रबल विरोधी बन गए। दिल्ली के जो अमीर तुर्क थे वही सिर्फ सपोर्ट किए, बाकी के जो अन्य तुर्क थे वो रजिया के प्रबल विरोधी बन गए। कारण भी ये था क्योंकि महिला थी और आप देखेंगे कि सल्तनत में या मुस्लिम शासनकाल में महिलाओं की स्थिति बहुत दयनीय थी। ऐसे में रजिया का सुल्तान बनना तो किसी को बर्दाश्त नहीं था। तो रजिया को सुल्तान बनने का अधिकार सिर्फ दिल्ली के अमीरों से मिला, इसलिए अन्य तुर्क अमीर रजिया के प्रबल विरोधी बन गए। सुल्तान की शक्ति एवं सम्मान में वृद्धि करने के लिए रजिया ने अपने व्यवहार में परिवर्तन किया।
वह पर्दा प्रथा को त्याग कर पुरुषों की तरह कूबा यानी कि कोट एवं कुलाह यानी कि टोपी पहनकर राज दरबार में खुले चेहरे के साथ जाने लगी। उसने अपने कुछ विश्वासपात्र सरदारों को उच्च पदों पर नियुक्त किया, जिसमें आप देखेंगे एतगीन इख्तियारुद्दीन एतगीन को अमीर हाजिब, मलिक जमालुद्दीन याकूत, यानी कि आप बस इतना नाम याद रखिए, एतगीन को अमीर हाजिब, याकूत जो एक अबिसिनियाई था, ठीक है, को आमिर ए आखुर, ठीक है, और मलिक मुइजुद्दीन कबीर खां को लाहौर का इक्तादार तथा इख्तियारुद्दीन अल्तुनिया को तबर हिंद यानी कि भटिंडा का इक्तादार नियुक्त किया। अब यहां पर बेटा 3 नाम ध्यान रखना है, एक एतगीन, याकूत और अल्तुनिया, ठीक है, को नियुक्त किया। याकूत जो था वो रजिया के बड़ा करीब माना जाता था और रजिया के हमेशा साथ रहता था, तो कई सारे इतिहासकारों ने यह भी लगाया कि रजिया का जो है याकूत के साथ प्रेम संबंध था, ठीक है। तो इस तरह से आप देखेंगे रजिया और याकूत के बीच में एक अच्छा रिलेशन था। लेकिन हुआ कि जब रजिया सुल्तान बनती है तो आप देखेंगे जो अल्तुनिया है, जो तबर हिंद यानी भटिंडा का इक्तादार है, वह विरोध करता है। तो रजिया याकूत के साथ जो है अल्तुनिया के विरोध को दमन करने के लिए वो आगे बढ़ती है और आप देखेंगे कहानी यहां पर आपको देखने को मिलेगा। हालांकि उस बात को आगे बढ़ाएं कि देखिए इतिहासकार रजिया के बारे में क्या कहते हैं, सुन लीजिए। इतिहासकार इसामी याकूत से रजिया के प्रेम संबंध होने का आरोप लगाता है, परंतु आधुनिक इतिहासकार इससे सहमत नहीं है। रजिया के विरुद्ध प्रथम विद्रोह कबीर खां लाहौर का गवर्नर ने किया, ठीक है। लगभग 1240 ईस्वी में तबर हिंद के इक्तादार अल्तुनिया द्वारा भी विद्रोह किया गया। तो जब अल्तुनिया द्वारा विद्रोह किया गया तो इस विद्रोह को कुचलने के लिए रजिया को तबर हिंद की ओर जाना पड़ा। तुर्क अमीरों ने याकूत की हत्या कर दी और उस विद्रोह में जब ये अल्तुनिया के विद्रोह को दमन करने के लिए जा रही थी याकूत के साथ, तो याकूत की हत्या हो गई। अब जब याकूत की हत्या हो गई और रजिया बंदी बना ली तो रजिया ने सोचा कि अब क्या करे, तो उसने एक नया गेम खेला और अल्तुनिया से जो है विवाह का प्रस्ताव रखा और अल्तुनिया के साथ विवाह कर लिया। तो अल्तुनिया के साथ विवाह करने के बाद अब वो दिल्ली की तरफ बढ़ेगी, लेकिन जब वो दिल्ली की तरफ बढ़ रही होती है तो रास्ते में आप देखेंगे कि जो शासक है उस समय जो पदच्युत किया गया था, ठीक है, रुकनुद्दीन फिरोज शाह, विशेष करके आप देखेंगे कहानी आगे बढ़ती है और जो है उसमें यह हुआ कि साजिश किया गया और साजिश के तहत आप देखेंगे अल्तुनिया और रजिया दोनों की हत्या कर दी जाती है। तो देखिए दिल्ली के सिंहासन पर इल्तुतमिश के तीसरे पुत्र मुइजुद्दीन बहराम साहब को बैठाया गया, ठीक है। अब आप यहां पर देखेंगे याकूत की हत्या कर दी गई, रजिया को बंदी बना लिया गया और आगे चलकर रजिया की भी हत्या कर दी जाती है। उधर दिल्ली के सिंहासन पर इल्तुतमिश के तीसरे पुत्र मुइजुद्दीन बहराम साहब को बैठाया गया। तबर हिंद के इक्तादार अल्तुनिया से विवाह कर रजिया ने पुल। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि उधर जो है उसकी तो हत्या हो जाती है रुकनुद्दीन फिरोज शाह की, और उसके बाद जब ये इधर आती है अल्तुनिया के विद्रोह को दमन करने के लिए, तो वहां पर इल्तुतमिश के तीसरे पुत्र मुइजुद्दीन बहराम शाह को बैठा दिया गया। और उधर रजिया क्या करती है, रजिया उधर जो अल्तुनिया से विवाह करके दिल्ली की तरफ आगे बढ़ती है। तो दिल्ली के तख्त को प्राप्त करने के लिए जब वो आगे बढ़ा तो आप देखेंगे बहराम शाह ने क्या किया, कैथल के समीप जो है कुछ हिंदू डकैत कहिए या फिर जो भी कहिए, उन लोगों के द्वारा जो है अल्तुनिया की और रजिया की हत्या करा दी, हिंदू डाकुओं द्वारा करा दी। रजिया दिल्ली सल्तनत की प्रथम तुर्क महिला शासिका थी। उसने अपने विरोधी गुलाम सरदारों पर पूर्ण नियंत्रण रखा। रजिया की असफलता के कारणों में कुछ इतिहासकारों का मत है कि रजिया का स्त्री होना ही उसकी असफलता का कारण था, पर कुछ आधुनिक इतिहासकार इस मत से सहमत न होकर गुलाम तुर्क सरदारों की महत्वाकांक्षा को ही रजिया की असफलता का कारण मानते हैं। इतिहासकार इसामी ने रजिया पर याकूत से उसने मोहब्बत किया था, याकूत से प्रेम संबंध का आरोप लगाया, ठीक है, और कहा कि यह उसके पतन का कारण था, ठीक है। यदि रजिया स्त्री ना होती तो उसका नाम भारत के महान मुस्लिम शासकों में लिया जाता, यह भी ध्यान रखना है। अब आइए मुइजुद्दीन बहराम शाह 1240 से 1242 ईस्वी। रजिया को अबदस्त करके तुर्की सरदारों ने बहराम शाह को दिल्ली के तख्त पर बैठाया। सुल्तान के अधिकार को कम करने के लिए तुर्क सरदारों ने एक नए पद नाइब अर्थात नाइबे मुमलिकात का सृजन किया। सुल्तान के अधिकार को कम करने के लिए जो है तुर्क सरदारों ने, वही जो तुर्कान चहलगानी था, ग्रुप 40, इस पद पर नियुक्त व्यक्ति संपूर्ण अधिकारों का स्वामी होता था, संपूर्ण अधिकार उसके पास होता था, जो नाइबे मुमलिकात के पद पर होता था। बहराम शाह के समय में इस पद पर सर्वप्रथम मलिक इख्तियारुद्दीन एतगीन को नियुक्त किया गया, जो एतगीन का नाम पहले हमने लिया था।
हालांकि 1241 ईस्वी में मंगोल आक्रमणकारियों द्वारा पंजाब पर आक्रमण के समय रक्षा के लिए भेजी गई सेना को वजीर ने बहराम शाह के विरुद्ध भड़का दिया। तो जो आप देखेंगे कि मंगोल आक्रमणकारी जब 1241 ईस्वी में होता है तो पंजाब पर जब आक्रमण के समय और पंजाब की रक्षा के लिए जो सेना भेजी जाती है उसमें जो वजीर है वह बहराम शाह के विरुद्ध भड़का दिया। सेना वापस दिल्ली की ओर मुड़ गई और मई 1241 ईस्वी में तुर्क सरदारों ने दिल्ली पर कब्जा कर बहराम शाह का वध कर दिया। तुर्क सरदारों ने बहराम शाह के पौत्र अलाउद्दीन मसूद शाह को अगला सुल्तान बना दिया। देखिए तुर्क सरदार कैसे किंग मेकर बन गए। ठीक है, अलाउद्दीन मसूद शाह से कोई विशेष प्रश्न नहीं बनता है। मसूद शाह बहराम शाह का पौता फिरोज शाह का पुत्र था। इसके बाद नासरुद्दीन महमूद 1246 से 1266। इल्तुतमिश का पौत्र नासरुद्दीन 10 जून 1246 को सिंहासन पर बैठा। उसके सिंहासन पर बैठने के बाद अमीर सरदारों एवं सुल्तान के बीच शक्ति के लिए संघर्ष जो चल रहा था वो समाप्त हो गया। नासरुद्दीन ने राज्य की समस्त शक्ति बलबन को सौंप दी। ठीक है, बलबन जो था वो जो तुर्कान चहलगानी जो 40 अमीर तुर्कों का जो एक समूह था उसका सदस्य था। ठीक है, बलबन को सौंप दी। नासरुद्दीन महमूद शाह की स्थिति का वर्णन करते हुए जो है इतिहासकार इसामी लिखते हैं कि वह तुर्की अधिकारियों की पूर्व आज्ञा के बिना अपनी कोई राय नहीं व्यक्त करता था। वह बिना उसकी आज्ञा के हाथ पैर तक नहीं हिलाता था। कहा गया कि सुल्तान नासरुद्दीन महत्वाकांक्षाओं से रहित एक धर्मपरायण व्यक्ति था। वह कुरान की नकल करता था और उसको बेचकर अपनी जीविका चलाता था। नासरुद्दीन ने 7 अक्टूबर 1246 को बलबन को उलूग खां की उपाधि प्रदान की और यही बलबन अपनी महत्वाकांक्षा को आगे बढ़ाएगा। और देखिए फिर आगे की कहानी। मिन्हाजुद्दीन सिराज ने जो सुल्तान नासरुद्दीन महमूद के शासनकाल में मुख्य काजी के पद पर था, ठीक है, अपना ग्रंथ तबकात नासरी उसे समर्पित किया। मतलब तबकात नासरी में उसने जो है नासरुद्दीन महमूद के बारे में लिखा। 1266 में नासरुद्दीन महमूद की अकस्मात मृत्यु के बाद बलबन जो उलूग खां था, बलबन जो है उसका उत्तराधिकारी बना। क्यों? क्योंकि महमूद का कोई पुत्र नहीं था। तो बलबन अब शासक बनेगा और नए राजवंश की शुरुआत होगी, से बलबनी वंश के नाम से जाना जाएगा। आइए बलबन के बारे में हम लोग बात करते हैं। बारह सौ पैंसठ से या 66 भी कह सकते हैं से 1290 ईस्वी तक गयासुद्दीन बलबन। बलबन तुर्कान चहलगानी का सदस्य था। नासरुद्दीन की मृत्यु के उपरांत 1266 ईस्वी में अमीर सरदारों के सहयोग से वह यानी गयासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठा। इस प्रकार वह इलबरी जाति का द्वितीय शासक बना। बलबन जातीय श्रेष्ठता में विश्वास करता था, इसलिए उसने अपना संबंध फिरदौसी के शाहनामा में उल्लिखित तुरानी शासक के वंश अफरासियाब से जोड़ा। किससे जोड़ा? अफरासियाब से। अपने पौत्रों का नामकरण मध्य एशिया के ख्याति प्राप्त शासक कैखुसरो, कैकुबाद इत्यादि के नाम पर किया। उसने प्रशासन में सिर्फ कुलीन व्यक्तियों को नियुक्त किया। उसका कहना था कि जब मैं किसी तुच्छ परिवार के व्यक्ति को देखता हूं तो मेरे शरीर की प्रत्येक नाड़ी, मतलब मेरे शरीर की, यहां पर ध्यान दीजिएगा, मेरे शरीर की प्रत्येक नाड़ी उत्तेजित हो जाती है। मतलब बलबन जो है वह कुलीन वर्ग को देखता है। हालांकि बलबन के नाराज होने का कारण भी है। बलबन फिर से सुल्तान की सत्ता को, सुल्तान की प्रभुसत्ता को, सुल्तान की महत्ता को स्थापित करता है। बलबन के बारे में भी हम आपको आगे बताएंगे। बलबन अपने आप को जो है खुदा की छाया मानता है और कहता है कि पैगंबर के बाद सीधे सुल्तान का ही जो है महत्ता होती है। ठीक है, वह सामान्य जनमानस को एकदम कीड़े मकोड़ों की भांति बात करता है। बलबन का एक सिद्धांत है रक्त और लौह की नीति, उस आधार पर वो कार्य करता है। उसने कहा सुल्तान ईश्वर की छाया है, खुदा की छाया है, जब उसके सामने आओ तो उसके पैर का चुंबन करो। आप देखेंगे उसने पारसी परंपरा पैबोस और सिजदा, दो परंपराओं को उसने जो है उसका प्रारंभ कराया, यानी कि झुक करके सिजदा करना और पैबोस यानी कि उसके पैर को चुमना। यह सामान्य जनमानस को एकदम सामान्य तरीके समझता था और यह अपने आप को जो है खुदा का बंदा या खुदा की छाया, खुदा का प्रतिबिंब बोलता था। और इसने एक कार्य और भी किया था, आपको बता दें। जो तुर्कान चहलगानी था ना, जो इल्तुतमिश के द्वारा बनाया गया था, उसको आते ही इसने तोड़ दिया, खंडित कर दिया। कहा कि कोई ग्रुप चालीसा नहीं होगा, जो मैं कहूंगा वही श्रेष्ठ है। ठीक है, तो आइए इसके बारे में देखते हैं आगे क्या कहता है।
ठीक है, नियुक्त किया। बलबन का कहना था कि जब मैं किसी तुच्छ परिवार के व्यक्ति को देखता हूं तो मेरे शरीर की प्रत्येक नाड़ी उत्तेजित हो जाती है। बलबन ने इल्तुतमिश द्वारा स्थापित 40 तुर्की सरदारों के दल को समाप्त किया। यह बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत पर मंगोल आक्रमण के भय को समाप्त करने के लिए बलबन ने एक सुनिश्चित योजना का क्रियान्वयन किया। उसने तुर्क प्रभाव को कम करने के लिए फारसी परंपरा पर आधारित सिजदा यानी कि झुक करके घुटने पर बैठ करके सम्राट के सामने सिर झुकाना एवं पाबोस पांव को चूमना के प्रचलन को अनिवार्य कर दिया। उसने फारसी रीति रिवाज पर आधारित नौरोज उत्सव को प्रारंभ करवाया। अपने विरोधियों के प्रति बलबन ने कठोर लौह एवं रक्त की नीति का पालन किया। इस नीति के अंतर्गत विद्रोहियों की व्यक्ति की हत्या कर उसकी स्त्री एवं बच्चों को दास बना लिया जाता था। वो सीधे जो है तलवार की बात करता था। एक प्रश्न है बलबन का राजत्व सिद्धांत, ये कई बार एग्जाम में आता है, तो थोड़ा सा इसको सुन लीजिए आप। बलबन दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा सुल्तान था जिसने अपने राजत्व सिद्धांत की विस्तार पूर्वक व्याख्या की। उसके राजत्व सिद्धांत के महत्वपूर्ण तत्व थे राजवंश, अर्थात राजा को राजवंश से संबंधित होना चाहिए। राजत्व को दैवी संस्था मानते हुए बलबन ने कहा कि राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि यानी कि नियाबते खुदाई होता है, अतः उसका स्थान केवल पैगंबर के पश्चात है। ऐसी स्थिति में उसके द्वारा किया गया कार्य न्याय संगत होता है। बलबन ने अपने पुत्र बुगरा खां से कहा था कि सुल्तान का पद निरंकुशता का सजीव प्रतीक है। बलबन ने उच्च कुल एवं निम्न कुल के व्यक्तियों के बीच अंतर स्थापित करने को महत्व दिया। बलबन के अनुसार राजत्व के लिए भव्य दरबार एवं दिखावटी मान मर्यादा का होना आवश्यक है। बलबन ने फारसी रीति रिवाज पर आधारित उनके राजाओं के नाम की तरह अपने पौत्रों का नाम कैकुबाद, कैखुसरो एवं क्यूमर्स रखा। उसका दरबार ईरानी परंपरा के अंतर्गत सजाया गया था। उसने ईरानी त्योहार नौरोज प्रथा आरंभ किया। बलबन ने ईश्वर जो है शासक तथा जनता के बीच त्रिपक्षीय संबंधों को राजत्व का आधार बनाना चाहिए, यानी ईश्वर और जनता के बीच में शासक। ठीक है, इसी को त्रिपक्षीय संबंध बोलते हैं। उसने राजा द्वारा निष्पक्ष एवं कठोर न्याय किए जाने का महत्व दिया। साथ ही कुरान के नियमों को शासन का आधार बनाया। बलबन ने खलीफा के महत्व को स्वीकार करते हुए अपने द्वारा जारी किए गए सिक्कों पर खलीफा के नाम को अंकित कराया तथा उसके नाम से खुतबे भी पढ़े। बलबन के बारे में निजामी का कथन है, बलबन एक उत्तम अभिनेता था और अपने दर्शकों को आधुनिक फिल्मी सितारों की भांति मंत्रमुग्ध रखता था। बलबन के कथन जरा देख लीजिए, बलबन के क्या स्टेटमेंट है। राजा का हृदय ईश्वर की कृपा का विशेष कोष है और समस्त मनुष्य जाति में उसके समान कोई नहीं है। एक अनुग्रही राजा सदा ईश्वर के संरक्षण के छत्र से रहित होता है। जो राजा अनुग्रह करता रहता है बार बार, वो ईश्वर के छत्र से रहित रहता है। राजा को इस प्रकार जीवन व्यतीत करना चाहिए कि मुसलमान उसके प्रत्येक कार्य, शब्द या क्रियाकलाप को मान्यता दें और प्रशंसा करें। नेक्स्ट, जब मैं किसी तुच्छ परिवार के व्यक्ति को देखता हूं तो मेरे शरीर की प्रत्येक नाड़ी क्रोध से उत्तेजित हो जाती है। ऐसा सोचता था बलबन। समझ पा रहे हैं? इसके बाद कैकुबाद एवं शमशुद्दीन क्यूमर्स शासक बनते हैं, जिनसे कोई विशेष क्वेश्चंस नहीं बनता है। ठीक है, तो यहां पर आप लोगों ने देखा कि जो है कैकुबाद एवं शमशुद्दीन क्यूमर्स शासक बनते हैं। ठीक है, जहां से कोई विशेष क्वेश्चंस नहीं बनेगा। तो बलबन अपनी मृत्यु के पूर्व कैखुसरो को अपना उत्तराधिकारी जो है नियुक्त किया और इस तरह से आप देखेंगे कि जो शासक बनते हैं वो ये रहते हैं। तो 1290 ईस्वी तक जो है बलबन वंश का शासन चलता है। उसके बाद इतिहास में खिलजी वंश की शासन सत्ता प्रारंभ होती है। अब आइए हम लोग बात करते हैं खिलजी वंश की।